आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर सीबीआई के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला। जांच एजेंसियों पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं कोलकाता में 30 दिसंबर को पीएम की अध्यक्षता में होने वाली नमामि गंगे कार्यक्रम में तेजस्वी को भेजे जाने पर भी बयान दिया। समझा दिया कि क्यों खुद की जगह डिप्टी सीएम को भेजा जा रहा है। वहीं सीएम के बयान पर सुशील मोदी ने पलटवार कर दिया। मौका था पटना में अरुण जेटली की जयंती पर आयोजित राजकीय समारोह का। राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित तमाम नेताओं ने प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, अरुण जेटली को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, ताउम्र जेटली जी के प्रति सम्मान बना रहेगा क्योंकि उनसे व्यक्तिगत संबंध थे। उनके प्रति तो हमारा सदैव रहेगा। जब तक हम जीवित हैं तब तक उनका हम तो निश्चित रूप से हमको सब चीज उनके प्रति रहेगा। मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई के केस खुलने पर सवाल पूछा गया तो नीतीश ने कहा, बीजेपी छोड़ महागठबंधन के साथ गए हैं तो यही सब होगा। मतलब ये सोच लीजिए ना आप लोग, यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है, और क्या हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कोलकाता में 30 दिसंबर को आयोजित पीएम की अध्यक्षता वाले नमामि गंगे कार्यक्रम से खुद को दूर रखने की बात जैसे ही पूछी गई तो नीतीश ने सवाल का मतलब कुछ इस अंदाज में समझाया। आप पिछली बैठक में कौन गए थे? पिछली बैठक में उस समय हम लोगों के समय के कौन थे डिप्टी सीएम? वही पता है ना, और डिपार्टमेंट जो था उनके पास ही था, तो उनको तो भेजे थे हम लोग उन्हीं को। सुशील मोदी जी ही गए थे। इस बार भी डिप्टी सीएम यही है, डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है, इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाइए। तो आप जरा बोलिए, अब कोई तरह तरह का बात छापते रहता है, भूल जाता है। नीतीश ने जैसे ही सुशील मोदी का नाम लेकर सफाई दी तो जवाब बीजेपी सांसद की ओर से भी आया। कहा, प्रधानमंत्री से नजर नहीं मिला सकते, इसलिए मीटिंग से खुद को नीतीश कुमार ने दूर रखा। सुनिए सुशील मोदी का ये बयान। को संकोच होता है, लगता है कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊंगा। इसे वो जाने से बच रहे हैं, लेकिन कब तक बचेंगे। अब कल प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर कभी भी जब आएंगे तो प्रोटोकॉल है कि मुख्यमंत्री को जाना चाहिए एयरपोर्ट पर। अब देखें, जाते कि नहीं जाते कि वहाँ भी किसी और को भेज देते हैं। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार की महत्वपूर्ण बैठकों में खुद न जाकर किसी और को भेज दे। सवाल जवाब और फिर सवाल, मतलब मौका कोई भी हो, बिहार में सियासत का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता। और बात यदि नीतीश कुमार से सीधे जुड़ा हो तो बीजेपी को जवाब देने में थोड़ी भी देर नहीं लगती। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और संजय कुमार की रिपोर्ट। नीतीश के बयान पर सियासत को समझिएगा। दरअसल नीतीश कुमार ने एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश की। पहले अरुण जेटली को ताउम्र सम्मान देकर बताया कि बीजेपी नेता के प्रति दिल में स्थान है। फिर नीतीश ने सीबीआई के दुरुपयोग किए जाने का आरोप केंद्र पर मढ़ दिया। यह कहा कि जब महागठबंधन के साथ आए तो सीबीआई का इस्तेमाल केंद्र ने किया। हाल ही में सीबीआई ने लालू के खिलाफ चल रहे केस को फिर से खोला है। समझने वाली बात यह है कि कोलकाता में नमामि गंगे पर आयोजित कार्यक्रम में तेजस्वी को भेजने पर नीतीश कुमार का जवाब सामने आया और नीतीश कुमार ने यह बताया कि नगर विकास विभाग के मंत्री ही ऐसी बैठकों में जाते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के पास अभी नगर विकास विभाग है। नीतीश ने यह भी कहा कि पहले जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम थे तो वे ही बैठक में शामिल हुए थे और ऐसे में नमामि गंगे कार्यक्रम पर बीजेपी के लगातार किए जा रहे सवालों का भी जवाब नीतीश कुमार ने दिया। आगे बढ़ते हैं। 68 नगर निकायों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। दूसरे चरण में राज्य के 23 जिलों में मतदान हुआ, जिसमें 17 नगर निगम क्षेत्र, 2 नगर परिषद क्षेत्र और 49 नगर पंचायतें शामिल हैं। पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सीधे वोटिंग हुई। हंगामे की कुछ घटनाओं के साथ बिहार में नगर निकाय चुनाव की मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई। 2 नगर परिषद, 49 नगर पंचायत और पटना सहित 17 नगर निगम के लिए वोटिंग हुई। पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सीधा चुनाव हो रहा है, जिसमें पटना नगर निगम भी शामिल है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। कहीं 80 साल के बुजुर्ग ने वोट डाला तो कहीं बीमार व्यक्ति एम्बुलेंस से ही वोट डालने के लिए पहुंच गए।
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी, बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव, गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, बीजेपी विधायक नितिन नवीन, पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और राज्यपाल फागू चौहान जैसे दिग्गजों ने भी वोट डाला। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में किस्मत आजमा रहे 11,000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत मतदाताओं ने ईवीएम में कैद कर दी है। किसके सर पर सजेगा ताज और कौन होगा नगर का सरताज, ये 30 दिसंबर को पता चलेगा जब मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो नगर की सरकार के चुनाव को समझिए। दरअसल 68 नगर निकायों के लिए मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है और पटना समेत 17 नगर निगम के लिए आज मतदान हुआ। 2 नगर परिषद, 49 नगर पंचायत के लिए वोटिंग हुई। 2 नगर निगम के लिए 18 दिसंबर को ही चुनाव हुआ था और पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर के लिए सीधा चुनाव हुआ। और यह भी समझने वाली बात है कि 11,000 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। नगर की सरकार को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। युवा, महिला और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। किसके सिर पर ताज सजेगा, इसका पता 30 दिसंबर को चलेगा और 30 दिसंबर को मतगणना के दिन ही नगर की सरकार की तस्वीर सामने आ जाएगी। झारखंड की बात करते हैं। ट्रिपल तलाक कानून के 4 साल बाद पॉजिटिव इफेक्ट दिख रहा है। अब मुस्लिम पुरुष तलाक लेने से डर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाएं आजादी मांगने जरूर आगे आ रही हैं। दो 2018 में बने ट्रिपल तलाक कानून के 4 साल गुजरने को हैं। देश के कई राज्यों की तरह झारखंड में भी इस कानून का सकारात्मक असर दिखने लगा है। इदारे शरिया से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2020 के बाद मुस्लिम पुरुषों के तलाक मांगने की तुलना में मुस्लिम महिलाएं ही आगे आकर खुला मांग रही हैं। 2022 से अब तक 3 सालों में महज 110 मुस्लिम पुरुषों ने तलाक मांगा था, जबकि 2021 में 397 महिलाओं ने खुला मांगा। पर अगले साल यानी 2022 में 557 महिलाओं ने खुला के जरिए आजादी मांगी। इदारे शरिया इसे कोरोना का इम्पैक्ट बताता है। खुला का जो मामला इधर बढ़ा है वो उसका जो बैकग्राउंड है वो कोविड इम्पैक्ट है कि कोविड में लोग घर पे रहे तो घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़ा में कुछ ज़्यादा इजाफा हुआ, इसमें बढ़ोतरी हुई। उसका परिणाम है कि 2021-22 में ये खुला का मामला थोड़ा ज़्यादा बढ़ा है। इदारे शरिया को झारखंड का सबसे बड़ा इस्लामिक सामाजिक संगठन माना जाता है। उस संगठन की राय में ट्रिपल तलाक के बजाय खुला के बढ़ते मामलों के पीछे मुख्य वजह है कोविड और घरेलू हिंसा। पर इदारे शरिया की इस राय से झारखंड की मुस्लिम महिलाएं उतना इत्तेफाक नहीं रखती। उनका साफ कहना है कि मुस्लिम समाज में शिक्षा का स्तर तेजी से बढ़ा है और अब मुस्लिम महिलाएं जुल्म सितम बर्दाश्त करने वाली नहीं हैं। मेरा मानना है सर, कानून सेकेंडरी मैटर है। पहला मानना है कि लड़कियां खुद एजुकेटेड हो रही है पहले के मुकाबले। पहले की लड़कियां कम पढ़ी लिखी होती थी, अभी की लड़कियां ज्यादा पढ़ी लिखी है। अभी की महिलाएं ज्यादा करके एजुकेटेड होती है, ठीक है, वो अपना फैसला खुद ले सकती है। गलत अभी तो कोई बर्दाश्त करेगी ही नहीं, ठीक है। और रह गई बात ट्रिपल तलाक की, तो सरकार आज बनाए नियम, हम लोग की नियम पहले से ये बनी है कि जिसके साथ अगर हम लोग नहीं रहना चाहते तो उसके साथ हम लोग जबरन नहीं रखा जाता हम लोग को। मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ से परे है ये कि अगर एक औरत एक मर्द को 3 साल के लिए जेल करा देती है, और जेल तब हुई है जब उन्होंने 3 बार तलाक दिया। शरीयत के हिसाब से तलाक हो रही है, गवर्नमेंट के हिसाब से तलाक नहीं हो रही है। बड़ी कंफ्यूजन की बात है। ट्रिपल तलाक जैसे कड़े कानून के डर से अब मुस्लिम पुरुष तलाक लेने से पहले भले ही 100 बार सोच रहे हैं, पर जुल्म सितम से परेशान मुस्लिम महिलाएं खुला मांगने में थोड़ा भी नहीं हिचक रही हैं। कि परसेंटेज 1000 पर 1 है तलाक का मामला, लेकिन महिलाओं की ओर से खुला का जो मामला है वो मामले बढ़ रहे हैं। 2021 जब कोविड चरम पर था तब ये मामले 397 हैं, लेकिन 2022 में ये मामला 550 से भी ज्यादा है। मतलब महिलाएं कहीं न कहीं ट्रिपल तलाक कानून से अब चाहे तो आजादी चाह रही हैं। मतलब इसके मायने खुद निकाल सकते हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
चलिए ये जानिए कि ट्रिपल तलाक पर क्या है कानून। तो ट्रिपल तलाक को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है और 3 तलाक पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। पुलिस आरोपी को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। महिला का पक्ष सुनने के बाद जमानत मिल सकती है और पीड़ित तो महिला पति से गुजारा भत्ते का भी दावा कर सकती है। ये कानून है। क्या मरीजों की सेवा से ज्यादा डॉक्टर को खुद की परवाह जरूरी है, वो भी ड्यूटी के दौरान? शायद ना हो जवाब, लेकिन एसकेएमसीएच की एक महिला चिकित्सक का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो तो कुछ और ही बता रहा है। किस भाषा में समझते हो तुम? पुलिस हमसे ना पूछेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, फालतू पंचायती लेके आ जाए। एसी खराब होने पर मरीज को देखने से मना करने वाली मुजफ्फरपुर के महिला डॉक्टर का एक और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एसकेएमसीएच की ये महिला डॉक्टर ने मच्छरदानी से निकल मरीज को देखने से इनकार कर दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता। किस भाषा में समझते हो तुम? पुलिस हमसे ना पूछेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, फालतू पंचायती लेके आ जाए। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मरीज के परिजन अस्पताल में डॉक्टर को बुलाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन रात में ड्यूटी पर रही महिला डॉक्टर इमरजेंसी में इलाज की जगह मच्छरदानी के अंदर रहना ही जरूरी समझ रही है। यही नहीं, मरीज के परिजनों ने उन्हें जगह दिया तो गुस्सा हो गई। किस भाषा में समझते हो तुम? पुलिस हमसे ना पूछेगा कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, फालतू पंचायती लेके आ जाए। वायरल वीडियो होने के बाद अस्पताल के अधीक्षक कहते हैं कि यदि सचमुच महिला डॉक्टर से जुड़ा वीडियो जांच में सही पाया गया तो कार्रवाई होगी। अभी तक ये वीडियो मेरे पास नहीं आया है। यदि वीडियो मेरे पास आता है और हमारे अस्पताल की है और हमारे डॉक्टरों ने ऐसा किया है तो ये कतई उचित नहीं है। हम उसकी जांच कर उनसे स्पष्टीकरण पूछेंगे कि उनका यह व्यवहार इस अस्पताल के लिए और सरकार के लिए या किसी के लिए भी शोभनीय नहीं है। तो अपने व्यवहार में सुधार करेंगे, मरीजों को देखेंगे और उनका काम है मरीज को देखना। करीब 3 महीने पहले भी इसी महिला डॉक्टर का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें उन्होंने एसी खराब होने पर मरीजों को देखने से इनकार कर दिया था। मरीजों के हंगामे के बाद महिला डॉक्टर चैम्बर छोड़कर भी चली गई थी। ऐसे में उत्तर बिहार के इस बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच की एक डॉक्टर के लिए मरीजों की जान से ज्यादा खुद की परवाह ज्यादा जरूरी है। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। अस्पताल में मरीजों से की जा रही लापरवाही को समझिए। दरअसल एसकेएमसीएच की गिनती उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में होती है। अस्पताल की कुव्यवस्था किसी से छिपी नहीं और यहां कई वार्डों से लापरवाही की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ऐसे में अस्पताल की ही महिला चिकित्सक मच्छरदानी में बैठी रहीं। मरीज बार बार गुहार लगाते रहे, लेकिन मैडम जी इलाज करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। समझने वाली बात यह है कि पहले भी इस महिला चिकित्सक की एक तस्वीर वायरल हुई थी। करीब 3 महीने पहले महिला डॉक्टर के चैम्बर का एसी खराब हो गया था। तब भी महिला चिकित्सक बिना इलाज किए चली गई थी। बार बार शिकायत के बाद भी आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई नहीं होती। अस्पताल के अधीक्षक केवल कार्रवाई का आश्वासन देते हैं। मतलब मरीजों के साथ लापरवाही से कोई मतलब नहीं है किसी को। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के बोधगया दौरे को लेकर सुरक्षा टाइट कर दी गई है। तिब्बती सिक्योरिटी समेत 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दरअसल 2 महीने पहले ही धर्मशाला में चीनी जासूस पकड़ा गया था और इसके मद्देनजर दलाई लामा के करीबी 1 महीने के प्रवास को लेकर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई। ज्ञान की धरती बोधगया, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला। वो धरती जो बौद्ध धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। उसी बोधगया में इन दिनों चहल पहल काफी बढ़ गई है। दरअसल बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा इन दिनों करीब 1 महीने के बोधगया प्रवास पर हैं। बोधगया के तिब्बती मोनेस्ट्री में बेहद कड़ी व्यवस्था की गई है। दरअसल दलाई लामा चीन के निशाने पर रहते हैं। आतंकी संगठन के टारगेट पर भी बौद्ध धर्मगुरु रहे हैं। उनकी निजी सुरक्षा के साथ ही 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम है। सुरक्षा में एटीएस, बीसैप जैसे फोर्स की तैनाती की गई है। तिब्बत पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ हमेशा रहती है।
बौद्ध धर्मगुरु के बोधगया प्रवास के दौरान 29, 30 और 31 दिसंबर को कालचक्र मैदान में टीचिंग कार्यक्रम है। इस दौरान देश विदेश से भारी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में दलाई लामा के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन बेहद एहतियात बरत रहा है। 2000 जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स लगातार गश्ती भी करेंगे। 2 महीने पहले ही हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक चीनी जासूसी महिला को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। गया डीएम और एसएसपी ने खुद सुरक्षा का जिम्मा संभाल रखा है। देखिए, हमारी मिनिमम 3 लेयर तो रहती ही हैं, जैसे उनका इनर सिक्योरिटी है, उसके अलावा हमारा ऊपर फोर्स है, फिर पेट्रोलिंग पार्टीज रहते हैं, लेकिन उसके अलावा जो एसडीपीओज हैं या डीएसपीज है, उनके साथ भी अलग से फोर्स दिया हुआ है। हम लोग भी हैं, जब तक उनका कार्यक्रम रहता है तो मेयर और डीएम साहब भी उपस्थित रहते हैं। हमारे अन्य सीनियर ऑफिसर्स भी यहाँ उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि डॉग स्क्वाड की टीम भी है, बीडीडीएस की भी टीम है, हमारी एटीएस की टीम भी एक उसमें रहती है तैयारी हालत में, और स्पेशल ब्रांच की भी टीम है। तो सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त है। सुरक्षा में कोई चूक न हो, इसके लिए जिला पुलिस, स्पेशल ब्रांच, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को तैनात किया गया है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के बोधगया आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में काफी खुशी है। अपने धर्मगुरु का आशीर्वाद लेने को सभी लालायित हैं। कहाँ से आए हैं? किन्नौर से। किस लिए? ये दलाई लामा जी आए ना, यहाँ पूजा है, इसलिए आए हम। कैसा महसूस हो रहा है दलाई लामा जी आए? हाँ ना, बहुत अच्छा महसूस है, इसलिए तो हम यहाँ आए। इसलिए उसका उनका प्रवचन सुनने के लिए हम भी बुद्धिस्ट है, इसलिए हम फिर यहाँ आए हैं। क्या कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम दलाई लामा जी का प्रवचन सुनने आए हैं। हाँ जी। कहाँ से आए? हम किन्नौर से आए। हाँ जी। कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बार आए? पहली बार नहीं, दूसरी बार आए। एकदम इंडिया से लेकर के आपका जो वियतनाम, थाईलैंड, कोरिया, जापान, जितना भी आदमी है यहाँ आज आया है, वो लोग बहुत खुश हुआ कि दलाई लामा गुरुजी बोधगया में आ रहा है। तो जितना स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया उनके लिए। तो अभी सुरक्षित है। So Dalai Lama to Anna to I'm very happy. Then the time he blessing, he pray, he saw the Buddha coming to his eye in the hall. दलाई लामा की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन बोधगया के तमाम होटलों में लगातार संदिग्ध लोगों पर भी नजर रख रहा है। कौन श्रद्धालु कहां से पहुंच रहे हैं, इससे जुड़ा डेटा प्रशासन तक पहुंच रहा है। कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्मगुरु की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी है कि एक परिंदा भी बोधगया में पर नहीं मार सकता। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। दलाई लामा के दौरे को लेकर सुरक्षा के मायनों को समझिए। दरअसल बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 1 महीने के बोधगया प्रवास पर हैं। उनके आगमन को लेकर सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। दलाई लामा की सुरक्षा व्यवस्था किसी अभेद दुर्ग के समान कर दी गई है। करीब 3 महीने पहले ही हिमाचल के धर्मशाला से चीनी महिला जासूस को पकड़ा गया था। चीन के साथ ही आतंकी संगठनों के निशाने पर भी दलाई लामा रहे हैं और ऐसे में उनके बोधगया प्रवास के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी गई है। समझने वाली बात यह है कि 2010 से 2020 में बोधगया में 2 बार आतंकी हमले हुए। पहली घटना 2013 में, दूसरी घटना 2018 में, और इसके बाद महाबोधि मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई। दलाई लामा के प्रवास को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खुद गया की एसएसपी ने सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो ने अब तक का सबसे बड़ा 5G रोल आउट किया है।